अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम आप सबको बायोलॉजी पोर्शन के नम्स की डिस्कशन में। हमने यहाँ पर बायोलॉजी पोर्शन के क्वेश्चंस को देखना है, तो देखते हैं हमारे पास क्या नम्स में जो है वो चीज़ें पूछी गई हैं। आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन में कहता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी सजेस्ट्स दैट एन एंजाइम। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में हम दो मॉडल्स को पढ़ते हैं। इन दो मॉडल्स में सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है लॉक एंड की मॉडल। क्या मैंने कहा? लॉक एंड की मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग आपके जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो रिजिड होती है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरे नंबर पर यही आपके पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल होता है जो कहता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होती है, रिलेटेड रिएक्शंस को कैटालाइज जो है वो कर सकती है। अब यहां पर देखें क्या सजेस्ट करती है कि एंजाइम कैन नॉट मॉडिफाइड एक्टिव साइट। ये वाली बात तो आपके लॉक एंड की मॉडल के लिए सही है। कैन बाइंड टू सिंगल सबस्ट्रेट, वंस अगेन ये आपके लॉक एंड की मॉडल के लिए बात ठीक है। कैन कैटालाइज रिलेटेड स्पेसिफिक रिएक्शंस, अब ये बात ठीक है कि रिलेटेड स्पेसिफिक रिएक्शंस को ये आपके पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो कैटालाइज कर सकता है, इसके अकॉर्डिंग ये वाली बात ठीक है। यूजुअली बिलोंग्स टू नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। अब ये नॉन रेगुलेटरी वाली वर्डिंग भी हम लॉक एंड की मॉडल के साथ एसोसिएट करते हैं, तो यहां से ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला एलिमिनेट हो गया, चार्ली के साथ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एक्टिवेटर यूज्ड बाय हेक्सोकाइनेजेस। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम हम कहां पढ़ते हैं? याद रखना है ग्लाइकोलिसिस का जब जिक्र करते हैं, ग्लाइकोलिसिस का, ये साइटोसोलिक प्रोसेस है या माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस है? ग्लाइकोलिसिस बच्चों एक साइटोसोलिक प्रोसेस है। ठीक है, साइटोसोलिक प्रोसेस है, और इसमें जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बनाया जाता है, ठीक है, यानी ग्लूकोज की 6th कार्बन पर फॉस्फोराइलेशन की जाती है, तो उसके नतीजे में माइंड में रखना हमें यहां पर एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, कहते हैं ग्लूकोकाइनेज। और ये ग्लूकोकाइनेज आपने माइंड में रखना है, दिस इज द टाइप ऑफ हेक्सोकाइनेज। ठीक है, अब हेक्सोकाइनेज के लिए इनमें से कौन सा एक्टिवेटर इस्तेमाल होता है? आयरन नहीं, आपने माइंड में रखना है, मैग्नीशियम जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, कैल्शियम, सोडियम यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ बॉन्ड डज सबस्ट्रेट मेक्स विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब ये बड़ा सिंपल है, अगर आपने फेडरल की बुक जो है वो अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपने माइंड में रखना है कि जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बॉन्ड बनाता है वो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसने जब प्रोडक्ट में बनकर उतरना होता है तो उसके लिए नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन बढ़ेगी, तभी इसके लिए उतरना आसान होगा और एंजाइम अनचेंज रहेगा और प्रोडक्ट बनकर जो है वो आगे चला जाएगा। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग यहां से एलिमिनेट है। आयनिक बॉन्डिंग, इसके प्रेफरेबली हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जाएंगे क्योंकि ये आपके पास फेडरल की बुक की लाइन है, और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्टिवेटेड पेप्सिन इन विच पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट इज रिमूव्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, यहां पर लिखा हुआ है एक्टिवेटेड पेप्सिन, मतलब जो अपना काम कर रहा है। ये पेप्सिनोजन की बात नहीं कर रहा, अगर पेप्सिनोजन होता फिर एपो एंजाइम के साथ जाते। यहां पर एक्टिवेटेड पेप्सिन की बात कर रहा है जहां पे पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट को रिमूव किया हुआ है, तो आपने माइंड में रखना है ये होलो एंजाइम है। बाकी ऑप्शंस जो है यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स अफेक्ट द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन बाय। तो ये अगेन आपकी बुक लाइन है। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में फर्क ये होता है कि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स वीक लिंकेजेस को बनाते हैं, ज्यादा सबस्ट्रेट करने से इनका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो सकता है, जबकि इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स कोवेलेंट इंटरेक्शंस करते हैं जिसकी वजह से इनका इफेक्ट सबस्ट्रेट के बढ़ाने से न्यूट्रलाइज नहीं होता। तो यहां रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की बात कर रहा है, क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं? जवाब है गलत। डिस्ट्रॉइंग ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी गलत है। फॉर्मिंग वीक लिंकेजेस विद द एंजाइम, ये बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। एक्टिवेटिंग द कैटालिटिक साइट, कोई भी इनहिबिटर आपके पास कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये सिर्फ सबस्ट्रेट का काम होता है। इनहिबिटर बाइंडिंग साइट पर तो जाकर बाइंड कर जाता है, बट कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट नहीं करता, जिसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं बनता। आगे देखें, लाइपेज एंड पेप्सिन वर्क इन। बहुत सिंपल सवाल है। पेप्सिन एक स्टमक का एंजाइम है, आपके पास जाइमोजन जो चीफ सेल्स जो होते हैं उनसे आता है, और किस मीडियम पर एक्ट करता है? एसिडिक मीडियम पर एक्ट करता है। और लाइपेज आपके पास बेसिक मीडियम पर एक्ट करता है। नम्स में इस तरह से कॉलम बनाकर इसने पूछा हुआ था, तो यहां पर देखें लाइपेज आपके पास क्या है? बेसिक मीडियम पर एक्ट करता है, और जो पेप्सिन है वो एसिडिक मीडियम पर एक्ट करता है। यहां पर जवाब क्या होगा बच्चों? बीटा। अल्फा से अल्फा में उल्टा कर दिया है, चार्ली में दोनों को एसिडिक कह रहा है, डेल्टा में दोनों को बेसिक कह रहा है, तो बीटा के साथ जाएंगे। आगे देखें, व्हाट डिस्टिंग्विशेस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। तो स्पेशल क्रिएशन का कॉन्सेप्ट आपको यह बताता है कि इस वर्ल्ड में मौजूद हर चीज को स्पेसिफिकली क्रिएट किया गया है, स्पेसिफिकली गॉड की तरफ से जो है वो क्रिएट किया गया, जबकि एवोल्यूशन क्या कहती है कि सिंपलेस्ट से लाइफ कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करके गई है वाया द इनन्यूमरेबल चेंजेस, जो आपके पास इस ऑप्शन में भी नजर आ रहा है। लाइफ इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ सडन क्रिएटिव एक्ट, ये इस कॉन्सेप्ट के लिए बात ठीक है, स्पेशल क्रिएशन के लिए बात गलत हो जाएगी। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स माइट बी द लाइफ एंसेस्टर, ये वाली बात भी एवोल्यूशन के लिए ठीक है। आपने बतानी है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन की बात, तो ये अगेन आपके पास फेडरल की बुक की लाइन है,
लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये जो मेडिटेशन होता है ना, इससे कभी भी लाइफ को ओरिजिन नहीं मिलता। मेडिटेशन ये एक स्पिरिचुअल चीज होती है, ठीक है। लेकिन चलें, बुक की लाइन है तो फिर तो कोई बहस नहीं कर सकते, और डेल्टा भी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। Which of the following idea is a part of Lamarckism? तो Lamarckism में दो चीजें थी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है कि जैसे ब्लैक स्मिथ की हम एग्जांपल लेते हैं कि वो जब अपने बाइसेप्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है तो ज्यादा यूज की वजह से वो बाइसेप ज्यादा अच्छे से डेवलप हो जाता है, और यही उसने बात की कि जो उसने कैरेक्टर को एक्वायर किया वो आगे चलकर उसकी प्रोजनी में भी यही नजर आएगा, लेकिन आगे चलकर ये चीज गलत साबित हो गई थी। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स इससे रिलेटेड है, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट पेयर फॉर होमोलॉगी। होमोलॉगी के लिए करेक्ट पेयर कौन सा है? अब यहां पर आपने माइंड में रखना है कि विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई ये एनालोगस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। यहां बैट लिखा होता तो फिर ये इसके साथ होमोलोगस होता, लेकिन यहां पे ये एनालोगस है। गिल्स ऑफ फिश एंड गिल्स लंग्स ऑफ ह्यूमंस ये भी एनालोगस है। अब यहां पर ये दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, बट हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे, और बुक के अकॉर्डिंग बीटा जो है वो यहां पर बेस्ट ऑप्शन है, जबकि लीव्स ऑफ पाइन्स एंड कैक्टस भी होमोलॉगी है, बट ये आपके पास बुक के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो बीटा के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। Which chronological sequence is correct among the classes of vertebrates as evidence of evolution? Again, ये हमने बड़ी दफा प्रैक्टिस किया है, क्वेश्चन हमें पता भी है। सबसे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अगर जाएंगे तो सबसे पहले फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो है वो आते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। यहाँ पर इसने बर्ड्स पहले लिख दिया, यहाँ पर रेप्टाइल्स पहले लिख दिया, यहाँ पर एम्फिबियंस पहले लिख दिया, तो अल्फा, बीटा, डेल्टा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लार्ज पॉपुलेशन सडनली रिड्यूस टू वेरी स्मॉल ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। अब ये थोड़ा सा ऐसा सवाल है जो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली इनसाइड फ्रॉम द सिलेबस नहीं है, बट फिर भी ये आपके पास कहलाता है बॉटल नेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट नहीं होता ये। स्पीसिएशन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक जगह पर जाकर एक इंडिविजुअल्स या पॉपुलेशन जो है जब उस सेट ऑफ अडेप्टेशंस के साथ अडेप्ट करेगी तो अल्टीमेटली उसने एक नई स्पीशी बनकर उभरना है, तो ये आपके पास स्पीसिएशन का कॉन्सेप्ट होता है। और म्यूटेशन हमारे पास जीन्स के अंदर होती है। बॉटल नेक इफेक्ट की जो है वो ये डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पर पूछी हुई है। Which of the following increases variation within a gene pool? जीन पूल के अंदर वेरिएशन को कौन बढ़ाता है बच्चों? increases variation within a gene pool. Adaptation, genetic drift, gene mutation, natural selection. अगर स्पेसिफिकली जीन पूल को देखेंगे ना तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन है जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है। अडेप्टेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जीन लेवल पर देखना है तो जीन म्यूटेशन जो है वो बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ मिट्रल वाल्व इन ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट को जरा समझिएगा। आपके पास हार्ट का ये जो राइट हिस्सा होता है, इस राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो मौजूद है। और अगर हम हार्ट के लेफ्ट हिस्से को देखेंगे तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वाल्व जो है मौजूद है। आप में से मुझे कुछ कमेंट्स में बताएंगे कि एओर्टिक वाल्व और जो पल्मोनरी वाल्व होती है उनकी नेचर कैसी होती है, क्या ट्राइकस्पिड होती है, बाइकस्पिड होती है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। तो यहां पर जो जवाब है आइडेंटिफाई करना लोकेशन ऑफ मिट्रल वाल्व, तो ये लेफ्ट हिस्से पर होती है, बिटवीन राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी ट्रंक, ये गलत हो गया बच्चों। बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा, यहां एओर्टिक वाल्व होती है। बिटवीन राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। यहां पर जवाब क्या है? डेल्टा, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। Which of the following components are present both in lymph and blood? ब्लड और लिम्फ में दोनों चीजें कौन सी मौजूद होती हैं? एक मैं बात पहले क्लियर कर दूं कि लिम्फ में कभी भी लार्जर प्रोटीन्स, क्योंकि कैपिलरीज की इंटरसेलुलर स्पेस इतनी बड़ी नहीं होती कि वो लार्जर प्रोटीन्स को इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाने दें। लार्जर प्रोटीन्स कभी नहीं होंगी, और कैपिलरीज की मेम्ब्रेन आरबीसीज के लिए इंपरमीबल होती हैं, तो वो भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें आपके पास लिम्फ में कभी भी नहीं हो सकती। अब देखें, O2 वाटर दोनों में हो सकते हैं, लार्जर प्रोटीन्स लिम्फ में नहीं हो सकती, ब्लड में हो सकती हैं। आरबीसीज, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स, आरबीसीज आपके पास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आरबीसीज आ गया, तो बड़ा आसान है इसको एलिमिनेट करना। अगर आपको इन दोनों का पता है तो फिर आप इजीली डेल्टा के साथ जाएंगे, तो जो है वो ऑब्वियस आंसर डेल्टा इसका। ब्लड फ्लो इन वेजल्स लीस्ट डिपेंड्स ऑन। अब यहां पे क्वेश्चन की ना स्टेटमेंट को आपने जरा गौर से देखना है। ये ना फेडरल की एक्सरसाइज का एमसीक्यू है, फेडरल की एक्सरसाइज का एमसीक्यू है, एक्सरसाइज का एमसीक्यू है। तो एक्सरसाइज का अगर एमसीक्यू वहां पर उन्होंने इसकी की दी हुई है, ठीक है। लीस्ट डिपेंड्स अपॉन माइंड में रखना है, जिसपे सबसे कम डिपेंड करता है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वेसल्स। अब ये देखें, ये कैपिलरीज में आपको नजर आता है, कैपिलरीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे ज्यादा होता है अमंग द वेसल्स, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो वहां पे सबसे कम होता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ ब्लड बड़ा अच्छे से फैसिलिटेट हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ठीक है, इस पर डिपेंड करता है, लीस्ट तो नहीं कहेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ा तो अल्टीमेटली आपके पास ब्लड फ्लो अफेक्ट हो रहा होगा, तो ये भी करेगा। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन,
अब ये भी करता है, बट ये माइंड में बात रखनी है कि हार्ट बीट के कंपैरिजन में, हार्ट बीट देखें अगर तेज होती है तो ब्लड फ्लो कितना ज्यादा होगा, कम होगी तो अल्टीमेटली ब्लड फ्लो भी कम होगा। बट स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो यहां पर जवाब इसका करेक्ट है। हाँ, यहां पर आप ये कह सकते हैं कि यहां पर सर इंक्रीज इन हार्ट बीट या डिक्रीज इन हार्ट बीट नहीं लिखा हुआ, तो पहली दफा में देखने से ऐसा ही लगता है, बट माइंड में रखना है हार्ट बीट जो है वो बड़ा मेजर फैक्टर है, और चार्ली जो है यहां पर इनकरेक्ट है। ठीक है। Which T lymphocyte do not directly attack invading or microbes? अच्छा, ये सवाल ना बड़ा वेग सा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। अब आप में से कुछ लोग बहस कर सकते हैं, सर फेडरल की बुक पढ़ते हैं, टी लिम्फोसाइट में नेचुरल किलर सेल को भी लिखा हुआ है और ये वाली बात भी लिखी हुई है, डू नॉट अटैक इन्वेडिंग माइक्रोब। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि स्टैंडर्ड जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, स्टैंडर्ड NK सेल्स, दीज आर नॉट द टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। बच्चों, ये टी लिम्फोसाइट्स हरगिज नहीं होते। अगर आप ये मानते हैं तो ये आप चीज गलत मानते हैं। ठीक है, इसको हम यहां से एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन अगर बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे तो फिर लगा लें इसका NK सेल। लेकिन यहां पे जवाब, अगर यहां सिंपल लिम्फोसाइट लिखा होता ना तो सीधा सीधा जवाब था इसका बी लिम्फोसाइट, लेकिन उन्होंने टी लिम्फोसाइट डाल के इसका जवाब जो है वो अल्फा लगाने पर मजबूर कर दिया। बट कहीं ना कहीं ये भी ठीक है, लेकिन अभी हम अल्फा के साथ जाएंगे, न्यूट्रोफिल बी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A woman cuts her finger while working in kitchen. Which chemical substance will cause inflammation around wound? तो इन्फ्लेमेशन कौन कॉज करता है, आपको पता है हिस्टामिन का काम होता है, बेजोफिल से आता है और डेंड्रिटिक सेल से आता है। तो ये हिस्टामिन का काम होता है। ये पंजाब वाली बुक में जो टेबल बना हुआ है उसके अंदर भी ये वाली बात लिखी है, बेजोफिल में हेपरिन आता है, प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट को, हिस्टामिन आता है वो इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है। चूज द मिसमैच्ड। एसिटाइलकोलिन, गैस्ट्रिन, बिल्कुल ठीक है, गैस्ट्रिन का काम होता है तब आना जब प्रोटीन्स कंटेंट बहुत ज्यादा होता है आपके स्टमक में, फिर ये गैस्ट्रिक जूस को बनाता है। और अब एसिटाइलकोलिन क्या है, ये एक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर है। अब पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन का क्या काम होता है, गैस्ट्रिक फंक्शंस को प्रमोट करना। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये वाला पेयर ठीक है। एंटीरोकाइनेज लाइपेज, अच्छा ये वाला ऑप्शन गलत है। एंटीरोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जिसने एक्टिवेट करना होता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर। इमल्सिफिकेशन, फैट ड्रॉपलेट्स, ये वाली बात ठीक है। लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स के, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर तब्दील होते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। काइलोमाइक्रोन्स, कोलेस्टेरोल प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छा ये गलत है क्योंकि काइलोमाइक्रोन्स होते हैं फैट्स और प्रोटीन्स। ये नम्स का पास्ट पेपर का भी सवाल है, तो अब किस में जाएं? तो माइंड में रखना है यहां पर बीटा और डेल्टा दोनों ही गलत हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका नम्स ग्रेस देता है या नहीं देता, लेकिन डेल्टा जो है वो भी आपके पास, इसका मिसमैच पूछा ना तो बीटा डेल्टा दोनों ही गलत हैं आपके पास। आगे बढ़े। विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ एल्विलाई? वॉल्स ऑफ एल्विलाई में कौन सी प्रोटीन होती है? बुक की लाइन है, कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन होती हैं। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, मायोसिन यहां मौजूद नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन एंजाइम एक्टिवेटर इन ह्यूमन? एंजाइम एक्टिवेटर का मतलब यह है कि एक इनएक्टिव एंजाइम को उसकी एक्टिवेटेड वर्जन में जो कन्वर्ट करता है उसको आपने पहचानना है। इरिप्सिन करता है? नहीं। एंटीरोकाइनेज करता है। क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल ठीक है। पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है, ये कन्वर्ट नहीं करता। ट्रिप्सिनोजन भी एक इनएक्टिव एंजाइम है, तो बीटा के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाउ वुड यू क्लासिफाई बैक्टीरियम हैविंग ग्रुप ऑफ 2 और मोर फ्लैजेला एट वन पोल? तो माइंड में रखना है जिस बैक्टीरियम के पास ऐसे ऐसे कंडीशन होती है, ये एक बैक्टीरियम आ गया, ये इसका सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मिथाइलेटेड क्रोमोसोम आ गया, यहां पर अगर आपको टफ टफ फ्लैजेला नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक पोल के ऊपर, तो माइंड में रखना ये कंडीशन कहलाती है लोफोट्राइकस की। ठीक है, एम्फीट्राइकस मतलब दोनों पोल्स पर, मोनोट्राइकस मतलब एक सिर्फ सिंगल फ्लैजेला मौजूद है, पोल्स पर नहीं होगा। पेरीट्राइकस मतलब आपके पास अराउंड द होल बैक्टीरियम मौजूद है। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस? अच्छा ये थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिंग ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस वाला, पहला अल्फा इसमें, तो माइंड में रखना ये गलत है। ये आपकी फेडरल की बुक की लाइन है। मायोबैक्टीरियम बोविस, माइंड में रखना है इसके डिजीज कॉज करने के चांसेस सबसे कम होते हैं। ठीक है, डिजीज कॉज करने के चांसेस सबसे कम होते हैं, इसी की वजह से इसको वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, आगे देखें। इफ अ बैक्टीरियम कैन ग्रो इन द एब्सेंस, इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट वुड बी एन, मतलब प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकता है और एब्सेंस में भी ग्रो कर सकता है। तो बुक की लाइंस पूछी हुई है, ये आपके पास क्या है? फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरियम। एरोबिक सिर्फ प्रेजेंस में, एनारोबिक एब्सेंस में, माइक्रोफिलिक स्मॉल कंसंट्रेशंस के अंदर। आगे बढ़ते। व्हिच टेस्टिकुलर सेल्स इन अ ह्यूमन मेल विद हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल विल स्टार्ट द एंडोक्राइन एक्टिविटी? तो माइंड में रखना है जो टेस्टिकुलर सेल्स होंगे ह्यूमन मेल में हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल में, आपने माइंड में रखना है ये पॉजिटिव फीडबैक देता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक देता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। किन सेल्स को स्टिमुलेट करके?
जाहिर है सर्टोलाइज सेल्स को देगा क्योंकि इनका काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना। इंटरस्टिशियल सेल्स, लेडिक सेल्स एक ही हैं, तो ये ऑप्शन देखते ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों चीजें एक साथ तो नहीं पूछेगा। स्पर्मेटोगोनियल सेल्स पर FSH का पॉजिटिव फीडबैक होता है, ठीक है। विच लेयर ऑफ यूट्रस इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स? जब हमने बेबी को एक्सपेल करना होता है बॉडी से बाहर, तो आपने माइंड में रखना है तब ऑक्सीटोसिन की सर्जेस आती हैं, और ऑक्सीटोसिन की सर्जेस कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर ऑफ यूट्रस पर आती है जिसको मायोमीट्रियम बोलते हैं। और कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स इसी मायोमीट्रियम के अंदर मौजूद होते हैं, एंडोमीट्रियम में नहीं होते। पेरीमेट्रियम प्रोटेक्टिव लेयर है। बोथ एंडो एंड मायो जो है वो गलत है, चार्ली के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर इन ओव्यूलेशन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहां उसने पूछा फेलियर इन ओव्यूलेशन, सप्रेसिंग ऑफ ओव्यूलेशन नहीं पूछा। फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन करने के लिए यहां पर कुछ बच्चे शायद समझेंगे कि प्लासेंटा ऑप्शन, लेकिन अब आपने बात गौर से सुननी है कि प्लासेंटा ऑप्शन क्यों नहीं है। बात आपकी ठीक है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो प्लासेंटा प्रोजेस्टेरोन को बनाता है, प्रोजेस्टेरोन को बनाता है, और वो आपके पास ओव्यूलेशन को सप्रेस कर देता है, ठीक है, ओव्यूलेशन को सप्रेस कर देता है। तो माइंड में ये वाली बात रखनी है कि इस केस में प्लासेंटा कंसिडर शायद नम्स करे, बट यहां पे माइंड में बात रखनी है कि फेलियर जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो हमें ये बता रहा है कि ओव्यूलेशन को फेल किया है। अल्टीमेटली आप जब टेस्ट देते हैं या तो आप उसमें पास होते हैं या फेल होते हैं। अब यहां पे ओव्यूलेशन पास नहीं, फेल हो गई। फेल होने की क्या वजह होती है कि आपने पढ़ा नहीं, और अल्टीमेटली यहां पर भी जो बात पूछी हुई है कि जो चीज प्रॉपरली होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, ठीक है। पढ़ना एक प्रॉपर प्रोसेस है, जो आपने किया नहीं जिसकी वजह से आप फेल हुए, तो ओव्यूलेशन नहीं हुई क्योंकि वो प्रॉपर प्रोसेस नहीं हुआ। पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है LH आता है, और LH आपके पास क्या करता है, ओव्यूलेशन को इंड्यूस करवाता है। और LH कहां से आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर फेल होगा तो उसके नतीजे में फेलियर इन ओव्यूलेशन देखने को मिलेगा। बट इसमें अगर फेलियर को इस तरीके से कंसिडर नहीं करता जिस तरीके से मैंने कंसिडर किया, तो फिर प्लासेंटा भी कहीं ना कहीं इसका जवाब होगा। लेकिन थायराइड और एड्रीनल जो है यहां से गलत है। यहां पर जो जवाब होना है बच्चों मेरे मुताबिक यहां पर अल्फा जो है वो बेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तो बड़ा सिंपल है, ब्रेक करवाना क्रॉस ब्रिज को, और फिर पावर स्ट्रोक जो है वो करवाना, वो एटीपी हाइड्रोलिसिस का काम होता है। फॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा जो है वो यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। एटीपी आकर बाइंड करता है, क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग होती है, उसके बाद एटीपी हाइड्रोलिसिस के थ्रू पावर स्ट्रोक जो है वो होता है। आगे बढ़ते हैं। द रीजन बिहाइंड द स्लो हीलिंग ऑफ कार्टिलेजेस। तो कार्टिलेज स्लो हील क्यों करता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इधर प्रॉपर पहुंचते नहीं, और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर क्यों नहीं पहुंचते, क्योंकि एब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई जो है यहां पर देखने को मिलती है। बाकी भी चीजें सही हैं, लेकिन ब्लड सप्लाई जो है बेस्ट ऑप्शन है। द H जोन ऑफ सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ। तो H जोन में याद रखना है ये A बैंड नहीं है। A बैंड में थिक और थिन फिलामेंट्स दोनों होते हैं, बट H जोन जो होता है उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। डेल्टा के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। Which cell is most important to cause bone resorption? अगेन बुक की लाइन है, बोन रिजॉर्प्शन ओस्टियोक्लास्ट करवाते हैं, बोन फॉर्मेशन ओस्टियोब्लास्ट करवाते हैं, मेंटेन ओस्टियोसाइट करवाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट बोन सेल्स होते ही नहीं है। एक्टिविटी ऑफ विच ऑर्गन वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड विद इंपेयर्ड फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। अच्छा, इंपेयर्ड फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स से किसकी एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज होगी? तो आपने स्टमक के अंदर एक ऑब्लीक स्मूथ मसल्स पढ़े होंगे जिनका काम होता है स्टमक के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन को प्रमोट करना, चर्निंग एक्शन को प्रमोट करना। अब वहां देखो स्मूथ मसल होंगे नहीं, तो क्या स्टमक अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा? तो सबसे ज्यादा मैक्सिमली यही इफेक्ट हो रहा होगा। टंग एक स्केलेटल मसल है, हार्ट में कार्डियक मसल है, लंग्स में इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन चार्ली स्टमक के तो एक पूरे के पूरे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज होने का सामना करना पड़ेगा। आगे देखें। द फेनोमेना ऑफ जीन लिंकेज रिजेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। जीन लिंकेज का कॉन्सेप्ट कौन रिजेक्ट करता है? सॉरी, फेनोमेना ऑफ जीन लिंकेज। जीन लिंकेज अगर हो तो उससे क्या चीज नहीं होती? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये लाइन लिखी हुई है एग्जैक्टली। डेल्टा इसका जवाब है। आगे देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन लिंकेज बिटवीन टू जीन पेयर्स। तो डायब्रेट टेस्ट क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, बट लिंकेज बिटवीन टू जीन पेयर्स डिटरमाइन होती है टेस्ट क्रॉस से, ठीक है। बैक क्रॉस, चार्ली और डेल्टा यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। The process by which unwanted structures are engulfed and digested within the lysosome is termed as, definition है ऑटोफेगी कहलाती है, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Fluidity of biological membrane is maintained by। अब ये भी थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी आपने बहस करनी है। क्यों? फ्लूइडिटी का मतलब ये होता है कि लैटरल मोबिलिटी फॉस्फोलिपिड्स की कौन प्रमोट कर रहा है? अल्टीमेटली खुद फॉस्फोलिपिड्स ही कर रहे हैं ना। फॉस्फोलिपिड के जो कंपोनेंट होते हैं, अब इस तरह के फॉस्फोलिपिड आपको दिखते हैं, ये इसका हेड है, ये एक सैचुरेटेड फैट फॉस्फोलिपिड है, ये आपके पास एक अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड है एक टेल के अंदर, और ये भी आपके पास एक अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड है। अब जब अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स आते हैं तो माइंड में रखना है
इनकी ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन्स है ना, असल में ये इनका काम होता है कि इन्होंने फ्लूइडिटी प्रोवाइड करनी है, ज्यादा प्रमोट करनी है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स फ्लूइडिटी को बढ़ाते हैं, सैचुरेटेड वाले फ्लूइडिटी को कम करते हैं, क्योंकि इनमें लेटरल मोबिलिटी आपको नजर नहीं है कि ये भी फेडरल की बुक की लाइन है। अब टेक्निकली तो इसका जवाब होना चाहिए फैटी एसिड, बट मैं एक बात बता दूं आपको कि ये बुक की लाइन है आपके फेडरल की, तो अगर बुक की लाइन है तो फिर बहस नहीं कर सकते, डेल्टा फॉस्फोलिपिड्स के साथ जाएंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शन अल्फा बीटा चार्ली जो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following independently reproduces in the cell? इंडिपेंडेंटली कौन रिप्रोड्यूस कर सकता है जिसके पास अपना डीएनए, अपना राइबोसोम्स, अपने प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली मशीनरी और तमाम किस्म के आरएनए मौजूद हैं, वो क्लोरोप्लास्ट है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी ये काम कर सकता है, तभी इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, केपीके की बुक की वर्डिंग है, या फिर हम इनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स जो हर बुक की बोर्ड की बुक की वर्डिंग है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, तो बस आपने डिफरेंस बताना है। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, ये गलत लिखा हुआ है। यूकैरियोट्स में नॉन मेम्ब्रेनस। प्रोकैरियोट्स में 50s प्लस 30s मिलकर 70s राइबोसोम्स को बनाते हैं, ये वाली बात ठीक है। यूकैरियोट्स में 60s प्लस 40s बीटा ठीक है। प्रोकैरियोटिक में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये वाली बात ठीक है। यूकैरियोटिक सर्कुलर डीएनए, ये वाली बात गलत हो गई यहां से। प्रोकैरियोट्स मल्टी सेलुलर होते हैं, ये वाली बात यहीं से गलत होगी, तो जवाब क्या है बच्चों? बीटा। स्केलेटल मसल सेल्स आर हैविंग, स्केलेटल मसल्स में आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अबंडेंटली नजर आता है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप में शुमार किया जाता है, ठीक है। तो अगर यहां पर आपने जवाब देखना है कि स्केलेटल मसल्स किसकी टाइप हैं, तो आपने माइंड में रखना है मोर SCR एंड लेस RER, बीटा के साथ जाएंगे, अल्फा चार्ली डेल्टा यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which one is the correct direction of action potential along the neuron? अच्छा, ये भी एक थोड़ा सा ना सवाल है जो आपने देखना है। यहां पूछा हुआ है along the neuron एक्शन पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होती है। तो अगर हम एक न्यूरॉन का सेल यहां पर कंसिडर करेंगे, तो अपने माइंड में रखना है इस न्यूरॉन के सेल के अंदर हमारे पास जो चीज़ नज़र आती है, ये इसकी मेम्ब्रेन मौजूद है, और ये इसके पास एक्सॉन हिलॉक के नियर इसके टर्मिनल एंड्स जो है वो मौजूद है, ठीक है। टर्मिनल एंड्स मौजूद है। यहां पे अल्टीमेटली इसने एक और साइनेप्स बनाया हुआ होगा किसी और न्यूरॉन के साथ, तो हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि वो उधर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पड़ी हुई है। तो अलोंग द न्यूरॉन अगर बात करेंगे तो अपने माइंड में रखना एक्शन पोटेंशियल की डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से चलेगी। अलोंग द न्यूरॉन सेल बॉडी से आगे मूव करेगा अलोंग टू द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। तो एक्सॉन से पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल, ये यहां पे डायरेक्शन है, ये एक्सॉन है पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल पर, ये साइनेप्स के अलोंग डायरेक्शन है, तो ये आपके पास गलत हो जाएगा। शवान सेल से प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, ये भी गलत हो जाएगा। सेल बॉडी से प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, ये वाली बात ठीक है। डेंड्राइट से पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल, ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। चार्ली के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी, तो आपने बताना है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कंसंट्रेशन क्या होती है। फेडरल की बुक की वर्डिंग है, और ये फेडरल की बुक की ही कंसंट्रेशंस दी हुई हैं। सोडियम आयंस जो होते हैं वो 10 टाइम्स हायर कंसंट्रेटेड होते हैं आउटसाइड, और पोटेशियम इनसाइड होते हैं 30 टाइम्स। तो सोडियम 10 टाइम्स मोर आउटसाइड, पोटेशियम 30 टाइम्स मोर इनसाइड, ये अल्फा ठीक है। सोडियम 10 टाइम्स मोर इनसाइड, ये वाली बात गलत हो गई। 30 टाइम्स का फिगर इसके साथ एसोसिएट नहीं करते, अल्फा के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। A brief phase in which neuron regains the original ionic distribution and polarity is called. सवाल क्या है? A brief phase in which neuron regains its original ionic distribution and polarity. तो इसको कहते हैं बच्चों रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। सिनेप्टिक डिले हमें साइनेप्स में नजर आता है, जब न्यूरोट्रांसमीटर का निकलना और उसका बाइंड करना, फिर उसका डिग्रेड करना, उसकी वजह से सिनेप्टिक डिले आता है। साल्टेटरी पीरियड नहीं होता कुछ भी, और रीपोलराइजेशन का फेज आता है जब पोटेशियम आयंस का आउटफ्लक्स होता है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन दैट कंप्राइज द लिम्बिक सिस्टम, तो लिम्बिक सिस्टम को कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं? थैलेमस उसमें नहीं होता। हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला, हिपोकैम्पस, आसान सवाल, कोई मुश्किल बात नहीं। हाइपोथैलेमस कॉर्पस क्लूसम की वजह से एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर थैलेमस की वजह से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, वो तो फोर ब्रेन का हिस्सा है ना। आयंस इन्वॉल्वड इन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, तो माइंड में रखना है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स में जो 3 आयंस इन्वॉल्व होते हैं, पहले कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होगा जिससे सिनेप्टिक वेसिकल से अल्टीमेटली न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, फिर वो जाकर बाइंड करेंगे। सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होगा, डीपोलराइजेशन होगी, फिर हाइपरपोलराइजेशन से अल्टीमेटली आगे जब चलती चली जाएगी। तो ये तीनों आयंस जो है वो इन्वॉल्वड हैं। आपके पास बीटा, चार्ली, डेल्टा यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 एलिमेंट्स ऑफ न्यूरल पाथवे इन सिंपल रिफ्लेक्स सर्किट, क्या होगी करेक्ट सीक्वेंस? सेंसरी न्यूरॉन से एसोसिएटिव न्यूरॉन, एसोसिएटिव से मोटर, मोटर से मसल। ये आपके पास डॉर्सल हिस्सा है,
ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, ये वेंट्रल हिस्सा है, और ये आपके पास इफेक्टर है जिसने रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करना है। यहां पर पहले मसल को लिख दिया, यहां पर पहले मोटर न्यूरॉन को लिख दिया, यहां पर एसोसिएटिव न्यूरॉन को, बीटा, चार्ली, डेल्टा यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है। In humans, memory storage for behavior and coordination is well developed in the, तो memory storage for behavior and coordination is well developed in the, माइंड में रखना है। कोऑर्डिनेशन के वर्ड से आपने और मेमोरी स्टोरेज के वर्ड से बात माइंड में रखनी है। इसका जवाब क्या है? सेरिबेलम। ठीक है, एमेगडेला नहीं है, प्लेजर रिस्पॉन्सेज में होता है, पनिशमेंट के रिस्पॉन्सेज में सेरिब्रम भी नहीं, मेडुला भी नहीं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट पेयरिंग। करेक्ट पेयरिंग को आपने तलाश करना है। प्रोटीन नेचर का हार्मोन है इंसुलिन और आता है पेनक्रियास से, ये वाली बात तो ठीक है। स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन है कॉर्टिसोन, लेकिन ग्लैंड इसका गलत लिखा हुआ है। कैटेकोलामीन है एस्ट्रोजन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया बच्चों, क्योंकि एस्ट्रोजन एक स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन है। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है थायरोक्सिन, ये वाली बात ठीक है, फेडरल की बुक में लिखा है। आता पैराथायराइड से है, ये गलत हो जाएगा, अल्फा के साथ जाएंगे। Which phyla exhibit first true coelom? पहला ट्रू सिलोम आपको सबसे पहले किस फाइलम में नजर आया? इसका जवाब बच्चों फाइलम एनेलिडा। नाइडेरिया में तो नहीं होती ना, मोलस्का में होती है, लेकिन ये एनेलिडा के बाद आने वाला फाइलम है। प्लेटीहेल्मिन्थीस भी नहीं, इसमें तो आपको नहीं नजर आती। Which invertebrate has exceptionally large and complex brain with highly developed capabilities to learn and remember? ये फाइलम मोलस्का का एक एनिमल होता है, आपने माइंड में रखना है। एक्सेप्शनली लार्ज, जिसके पास ब्रेन होता है। ये स्पेशल कैरेक्टर्स जो आपको पढ़ाए हैं उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। ऑक्टोपस से आता है, स्नेल, कैटल फिश, जॉइंट स्क्विड, ये आपने माइंड में रखना है। ये भी सवाल बनता है, ठीक है। एक ये सवाल बनता है कि लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल कौन सा है किंगडम एनिमेलिया का? लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल माइंड में रखना है, जॉइंट स्क्विड होता है। और ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? अगेन फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। आर्थ्रोपोड्स कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ एनिमल किंगडम। व्हाट इज द रीजन ऑफ देयर सक्सेस? इनका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, डाइवर्सिटी, आर्टिकुलेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन, एग्जिस्टेंस ऑफ हीमोसील, वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बायलेटरल सिमेट्री। ये स्पेशल कैरेक्टर डिटेल में पढ़ाया हुआ है आपको, जिसकी वजह से आर्थ्रोपोड्स मोस्ट सक्सेसफुल इनवर्टिब्रेट्स में काउंट किए जाते हैं। Which of the following viruses having double stranded RNA in its core? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किस में होता है? स्मॉल पॉक्स में। इसमें तो बच्चों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, माइल्ड रैश में भी नहीं होता। डायरिया में देखिए डबल आर आता है, यही निमोनिक होती है इसको याद करने की, कि इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो मौजूद होगा जेनेटिक मटेरियल के तौर पर, और ये जवाब है इसका। रुबेला में सिंगल आर आता है, ये आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो कंटेन करेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चार्ली के साथ जाएंगे। पोर साइज ऑफ पोर्सेलेन फिल्टर रेंजेस बिटवीन, ये अगेन फेडरल की बुक में मौजूद है। चार्ल्स चेम्बरलैंड ने बनाया था 100 से लेकर 1000 नैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट्स। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो है वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करता है। उल्टा चलता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है। यहां रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि आरएनए से डीएनए बन रहा होता है, ठीक है, और वो भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। Which asymptomatic, which symptoms disappear after few months in asymptomatic carrier of HIV? तो जो सिम्टम होगा उसका वही डिसअपियर होगा। ये होता है लॉस स्वॉलन लिम्फ नोड्स, सिवियर वेट लॉस आपको फुल ब्रेन एड्स में नजर आता है। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ फोटोसिस्टम 2 इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन इज, गौर से सुनिएगा बच्चों, फोटोसिस्टम 2 को हम P680 भी बोलते हैं। सिंथेसिस ऑफ एटीपी करवाना इसका काम नहीं है, वो एक मैकेनिज्म होता है केमियोस्मोसिस का, उससे होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर करवाना। अब ये देखिएगा, फोटोसिस्टम 2 में जब इससे इलेक्ट्रॉन्स इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाता है। अब उस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने के लिए लाइट आती है और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करवाती है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर करवाना ये बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर है। रिडक्शन करवाना ये तो दूर दूर तक इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोक्रोम करवाना ये प्लास्टोसायनिन का काम होता है, ठीक है, और प्लास्टोक्विनोन का काम इसको रिड्यूस करने का होता है, तो बीटा भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास मजीद क्वेश्चंस हैं। इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज को क्या होता है? ग्लूकोज आपके पास ऑक्सीडाइज होता है पायरुविक एसिड में, ये वाली बात ठीक है। रिड्यूस का फिनोमिना यहाँ नहीं होता। ब्रोकन डाउन टू G3P गलत है, और रिडक्शन टू NADPH। ठीक है। द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो अब इसको देखिएगा जरा। कॉम्प्लेक्स 1 से कहानी शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स हो सकता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कोएंजाइम Q के पास, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन जाते हैं
साइटोक्रोम बी के पास, साइटोक्रोम बी से ये जाते हैं साइटोक्रोम सी के पास, साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम ए एंड ए थ्री के पास, ठीक है, साइटोक्रोम ए एंड ए थ्री के पास, और फिर ए थ्री से हमारे पास फाइनली ऑक्सीजन के पास जो है वो मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? ऑक्सीजन होता है बच्चों, डेल्टा। आगे बढ़ते हैं। वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सिस्टम्स एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ इट्स पोलर नेचर बच्चों, पोलर नेचर, और थर्मल स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट करता है ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और कूलिंग इफेक्ट कैसे देता है? ड्यू टू हाई इवेपोरेशन रेट, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से फ्लो करता है फ्रीली, ठीक है। Which of the following sugar molecules are condensed to produce sucrose? बहुत आसान है, सुक्रोज बनता है अल्फा 1,2 लिंकेज से, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से, और माल्टोज बनता है ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलने से, लैक्टोज बनता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से, सुक्रोज किससे बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बच्चों, ठीक है। बीटा के साथ जाएंगे। द इंटेग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड बाइलेयर इन अ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, तो इंटेग्रिटी की जो प्रॉपर्टी होती है, इंटेग्रिटी आएगा, वो रिडक्शन होता है ऑफ कांटेक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड लिपिड्स, क्योंकि दोनों की नेचर डिफरेंट होती है। वाटर हाइड्रोफिलिक, लिपिड्स हाइड्रोफोबिक। इंक्रीज ऑफ कांटेक्ट एरिया गलत है बच्चों, पोलर इंटरेक्शन भी गलत है, आयनाइजेशन ऑफ लिपिड्स भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। About 170 types of amino acids are found to occur in cells. How many are involved in making proteins? अब 170 में से 25 होती हैं जो प्रोटीन्स को बनाती हैं, उसमें से 20 ऐसी होती हैं, उसमें से क्या मैंने कहा, 20 ऐसी होती हैं जो हमारे पास मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स को बनाती हैं, ठीक है। तो यहां पर जवाब क्या होगा? 25 जो है वो आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एंटीकोडॉन लूप ऑफ द ट्रांसफर आरएनए दैट कॉम्प्लीमेंट्स मैसेंजर आरएनएज। द एंटीकोडॉन लूप जो होती है वो आपके पास इस तरह से अगर ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये इसका 3 प्राइम एंड होता है जिससे आकर अमाइनो एसिड बाइंड करता है। ये माइंड में रखना है, इसका टी लूप होता है, और ये इसका डी लूप होता है, और ये एंटीकोडॉन लूप होता है जिसमें मिडल 3 जो होते हैं वो एंटीकोडॉन लेकर आते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री होती है टू द मैसेंजर आरएनए पर पड़े कोडॉन के साथ। तो ये होती है मिडल लूप बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन अमाइनो एसिड इज डिटरमिन्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो एक अमाइनो एसिड जो होता है वो बनता है अल्फा कार्बन, NH2 ग्रुप, COOH ग्रुप, यहां पर लगेगा इसका R ग्रुप, और यहां पर लगेगा हाइड्रोजन। अब हर अमाइनो एसिड में ये वाला हिस्सा तो है सेम, डिफरेंट क्या है? ये चीज, इसी की वजह से अमाइनो एसिड वेरिएबल R ग्रुप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंबाइंस विद फॉस्फैटिडिक एसिड इन लेसिथिन। वो होता है कोलीन, सिंपली कोलीन, फॉस्फेटिडाइल कोलीन बोलते हैं। द बायोपॉलीमर दैट मेक्स फंगल सेल वॉल इज कॉल्ड, वो आपके पास होता है काइटिन। पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है वो बैक्टीरिया की बनाता है जिसको म्यूकोपेटाइड भी बोलते हैं। लिग्निन जो होता है वो सेकेंडरी सेल वॉल को बनाता है जिसकी वजह से वो डेड सेल्स होते हैं। और पैक्टिन आपके पास सेल वॉल का एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो फंक्शन पूछा हुआ है, बहुत ही सिंपल है। लाइपोजेनेसिस करवाना, ये तो SCR का काम होता है। प्रोटीन सिंथेसिस करवाना राइबोसोम्स का काम होता है। पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशंस करवाना, बिल्कुल ठीक बात है। और डिटॉक्सिफिकेशन करवाना SCR का काम होता है। यहां पर जाएंगे बच्चों चार्ली के साथ, ठीक है। तो ये थे हमारे नम्स के क्वेश्चंस बच्चों। होप सो आप लोगों ने मैक्सिमम स्कोर किया होगा। इन्होंने यहां पर चेक मैक्सिमली फेडल की बुक की लाइंस को किया हुआ है, जिसमें से अब देखिए मुझे जैसे फैटी एसिड आपके पास फॉस्फोलिपिड्स वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या करें, अगर वो बुक की लाइन है तो आपने फॉस्फोलिपिड्स को ही मार्क करना है, ठीक है। बुक की लाइन को आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी मैक्सिमम चीजें तो आसान ही थी, कुछ चीजें ट्रिकी भी थी थोड़ी सी, वो आपने बस देखनी थी। बाकी होप सो आप लोगों ने मैक्सिमम स्कोर किया होगा। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।